स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो थर्ड बुक है और थर्ड बुक का लास्ट चैप्टर है और इस सब्जेक्ट का भी लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। तो इस चैप्टर के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक और चीज़ बता दूं आपको कि इस चैप्टर से लगभग 100 MCQs बनते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनमें से मैंने 20 MCQs छांटे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला MCQ क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। साथ ही साथ आप लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं। आंसर कैसे देना है, पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है और उसका आंसर कौन सा होगा, इक्वल डाल के आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए हम लेवल 1 से हार्ड लेवल की तरफ चलेंगे, यानी कि छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यह भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, ये सही है। देखिए MCQ क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक तो आपके मैं 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या 4 मार्क्स के जो आते हैं वो सही करवाता चलूँगा, साथ ही साथ आपको संविधान के बारे में पूरी नॉलेज भी मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड भी और संविधान के बारे में भी। तो पहला तो सही है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। संविधान को लागू करते समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं, ये कथन भी सही है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ये भी सही है। अब देखिए फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये वाला गलत है, इसमें बस एक चीज़ गलत है। क्या, देखिए पहले तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ये तो बिल्कुल सही है। बात कहते हैं कुल बैठकें 165 हुई, ये वाला गलत है, क्योंकि कुल बैठकें जो हैं वो हुई थी 166। तो इस संबंध में जो ऑप्शन फोर्थ वाला है कि देखिए इसमें से पूरा कथन गलत नहीं है, बस एक शब्द जो है वो गलत है। ठीक है, इसी की वजह से ये पूरा कथन गलत हो गया। तो इस संबंध में कौन सा आंसर गलत है, फोर्थ वाला। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, सब क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है, कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है, ना तो कठोर है ना तो लचीला है। देखिए भारतीय संविधान कठोर भी है लचीला भी है, लेकिन जब आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के उप अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष तो आपको पता ही है, सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, लेकिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, HS मुखर्जी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर है HC मुखर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं। यानी कि लागू करते समय तो आपको पता है कितने थे, लेकिन अभी के समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं। आपके ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। दूसरा है 395 अनुच्छेद, 52 भाग, 9 अनुसूचियां। तीसरा है 449 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां। और लास्ट है 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। तो इसका सही आंसर है वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। तो आंसर कौन सा सही है, फोर्थ वाला सही है। अगले देखिए, संविधान सभा का गठन कब और किस योजना के अनुसार किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया था और किस योजना के अनुसार। अक्टूबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, अक्टूबर 1947 को कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, दिसंबर 1945 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसके अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी और किसकी अध्यक्षता में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, 8 दिसंबर 1947 को सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1945 को अंबेडकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो आंसर कौन सा सही है, फर्स्ट वाला। अगला प्रश्न देखिए, बैठकों से संबंधित है कि संविधान सभा की बैठकों में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, हमें यह बताना है कि बैठकों में कौन कौन सा
कथन इसमें से एक कथन है जो कि गलत है। कौन सा है? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ये सही है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, ये भी सही है। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 15 दिसंबर 1946। तो इसमें से जो आंसर गलत है वो है ये वाला कि तीसरी बैठक 15 दिसंबर 1946 को हुई थी, क्योंकि तीसरी बैठक जो थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो आंसर कौन सा गलत हो जाएगा? फोर्थ वाला आंसर गलत है। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे? संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के कितने प्रतिशत सदस्य थे? 82, 83, 84 या 85, 89 है। तो इसका सही आंसर है 82% कांग्रेसी सदस्य थे संविधान सभा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या रहा है? 1945 का भारत शासन अधिनियम, 1945 के प्रांतीय चुनाव, या 1922 का असहयोग आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ एवं इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है 29 अगस्त 1947 और अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 19 अगस्त 1946 अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, 28 अगस्त 1945 अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 10 समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, पृथक निर्वाचिका का क्या अर्थ है? पृथक निर्वाचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सभी प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ेंगे वो मंत्री चुने जाएंगे, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथक निर्वाचिका का जो अर्थ होता है वो होता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि अलग ही निर्वाचन क्षेत्र होगा वो। ठीक है, ये पृथक निर्वाचिका का अर्थ होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आते जा रहे हैं। संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के पक्ष में कौन कौन सी आवाज़ें उठी थीं? ठीक है, संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के पक्ष में कौन कौन सी आवाज़ें उठी? वीर बहादुर पोकर की, आर.बी. धुलेकर, सरदार पटेल, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि वीर बहादुर पोकर, आर.बी. धुलेकर, सरदार पटेल, इन सभी ने संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के पक्ष में आवाज़ें उठाई थीं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की क्या विशेषताएं हैं? जो हमारा संविधान आज बना हुआ है उसकी क्या विशेषताएं हैं? यह एक लिखित विशाल संविधान है जिसमें मौलिक अधिकार भी दिए गए, केंद्र की और राज्य की शक्तियों का इसमें विभाजन भी किया गया है, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्ष संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी वर्णित है हमारे संविधान में, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान की उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा दिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो कब दिया गया और किसके द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 14 दिसंबर 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तीसरा है 15 दिसंबर 1947 को सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। अगला देखिए, अगला भी उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित ही है। देख क्या है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका आंसर तो अभी आपको बता ही दिया, 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू जी थे इनके द्वारा। अब देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अगला प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव में आखिर क्या बातें कही गई थी? आपके ऑप्शन है स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की इसमें रूपरेखा दी गई, ये भी सही है। भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। तीसरा है नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को आश्वासन दिया गया, या फिर उपरोक्त सभी? तो उद्देश्य प्रस्ताव में उपरोक्त सभी बातें कही गई थी, यानी कि ऑप्शन फोर्थ है, ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर किया गया है? यानी कि केंद्र और राज्य की जो बीच की शक्तियां हैं इनका बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, या फिर 11वीं अनुसूची? तो इसका सही आंसर है केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, संविधान सभा में राज्य शक्तिशाली हो इसके पक्ष में कौन कौन सी आवाज़ें उठी थी? आपके ऑप्शन है
मद्रास के संतनम, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर बालकृष्ण शर्मा। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन में ऐड करना भूल गया, वो था, देखिए यहाँ पे क्या है कि बालकृष्ण शर्मा को आप भूल जाइए। यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो होगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो 4th आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला। यानी कि संविधान सभा में राज्य शक्तिशाली हो, इसके संदर्भ में उपरोक्त सभी आवाज़ें उठी थी। ठीक है, अगला देखिए, संविधान सभा में आरक्षण के पक्ष में कौन सी आवाज़ें उठी थी। संविधान सभा में जो आरक्षण का पक्ष था इसके संदर्भ में कौन कौन सी आवाज़ें उठी। एनजी रंगा, जयपाल सिंह, मद्रास के नागप्पा या फिर अंबेडकर। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे डब्ल्यू इसलिए लिख रखा है, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, ये आपके लिए आज का प्रश्न है। अब इसका आंसर कैसे देंगे, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इक्वल में जो ऑप्शन है आप वो ऑप्शन डाल देंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर क्या है। और इस आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताइए कमेंट करके इसका सही आंसर क्या है। हम देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रभाषा को, संविधान सभा में राष्ट्रभाषा हो, जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा हो, इसके पक्ष में कौन कौन सी आवाज़ें उठी। श्रीमती जी दुर्गाबाई, शंकरदेव राव, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि श्रीमती दुर्गाबाई और शंकरदेव राव ने संविधान सभा में हिंदी राष्ट्रभाषा हो, यहाँ पे जो है हिंदी आएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा हो, इसके संदर्भ में, इसके पक्ष में अपनी आवाज़ें उठाई थी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी राष्ट्रभाषा हो, इस संबंध में भाषा समिति के द्वारा कौन कौन से सुझाव दिए गए। ठीक है, यानी कि हिंदी राष्ट्रभाषा इसके संबंध में भाषा समिति द्वारा कौन कौन से सुझाव दिए गए, उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा देश की राजकीय भाषा होगी, सही है। पहले 15 सालों तक प्रशासकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा रहेगी, ये भी सही है। प्रत्येक प्रांत को अपने कार्य करने के लिए स्थानीय भाषा चुनने का अधिकार मिलेगा, सही है। 4th है, आने वाले 15 सालों में हिंदी शासकीय और राष्ट्रीय भाषा होगी, ये गलत है, क्योंकि जैसा कि देखिए ऑप्शन 2 है कि पहले 15 सालों तक शासकीय कार्यों की भाषा अंग्रेजी रहेगी, लेकिन यहाँ पे यही कह दिया गया कि 15 साल के बाद सीधा कुछ फैसला नहीं, कुछ निर्णय वगैरह कुछ नहीं लेंगे, सीधा हिंदी हो जाएगी शासकीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा भी। तो ये वाला जो है ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का MCQ, संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ अलग है। क्या है, देखिए 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से ये लागू कर दिया गया। संविधान लागू करते समय इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग 8 अनुसूचियाँ थीं। आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। भारतीय संविधान में संशोधन नहीं किया जाता, ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन करने की गुंजाइश है। विशेष बहुमत के आधार पे, आम बहुमत के आधार पे भी उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है एंड मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।